आई एम अश्विनी लांबा। और आज जो है दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो लेकर के आया हूँ। वैसे तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब मेरे हाथ में पेज होता है और साथ में एक पेन होता है, वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेटिव हमें मिलने वाला है। हमेशा की तरह आज भी जो है दोस्तों आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट जो आपको कहीं नहीं मिल सकता आपको देखने को, कुछ ऐसा ही लेकर के आया हूँ। और आई होप कि जो है दोस्तों आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, कुछ नया जो है आपको सीखने को मिलेगा। इस तरह की वीडियोस जो है दोस्तों मैं अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बहुत पहले मैं बनाता था। तो वो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती थी, ठीक है ना। आप लोग ही उसको बहुत पसंद करते थे। तो आज एक पुराने अंदाज में ही जो है एक लेटेस्ट फ़ोन का आपको टॉपिक जो है समझाने की कोशिश करूँगा। और आई होप कि जो है आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है मेरी, तो इस करके हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है थोड़ा हैवी आ रही हो, ठीक है। देखिए, आज जो टॉपिक है हमारा, वो हम बात करेंगे कि जो वोल्टेज LDO2 का पार्ट होता है आपका, ठीक है, वो किस तरीके से जो है आपका काम करता है। अब आपको पता है कि जो आपकी PMICs होती है, ठीक है, जो आपके PM पावर मैनेजमेंट ICs हैं, इसके आपके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका बक, ठीक है जी, एक बक कन्वर्टर्स होते हैं इसके आपके, और एक होते हैं इसके आपके वोल्टेज LDO2, जिसको हम सेकेंडरी वोल्टेजेस भी हम LDOs की सेकेंडरी वोल्टेजेस भी हम बोल सकते हैं। LDO क्या है? देखिए, LDO एक जो है वोल्टेज ड्रॉप आउट रेगुलेटर है आपका। यानी कि इसको आप 4 वोल्ट दो तो 2 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, 3 दो तो वो अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग उस वोल्टेज को जो है कन्वर्ट कर देता है आपका, ठीक है। आई होप कि आपको जो है दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो बक कन्वर्टर्स होते हैं, आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये तो जो है आपकी प्राइमरी सप्लाई है। ये तो होती है आपकी प्राइमरी सप्लाई, जो कि आपके CPU को चलाने में आपकी काम आती है। ये जो वोल्टेज LDO2 की सप्लाई है आपकी, ये आपकी सेकेंडरी सप्लाईज होती हैं आपकी, जो आपके जो सेकेंडरी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका कैमरा हुआ, आपका सिम हुई, SD कार्ड हुआ, WTR हुई, आपके सेंसर हुए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको चलाने के लिए जो है वोल्टेज LDO2 आपके काम करती है। अब देखिए, इनमें डिफरेंस क्या होता है आपका, कि देखिए ये जो आपके बक कन्वर्टर्स हैं, वोल्टेज तो जो है इनकी बड़ी कम होती है, जैसे कि आपके 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, इस तरीके से होती है इनकी वोल्टेज। लेकिन अगर आप इनके एम्पियर देखेंगे तो एम्पियर इनके ऐसे होते हैं, किसी के 4 एम्पियर, किसी के 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरीके से होता है आपके। ये इतने एम्पियर क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो आपकी सप्लाई होती है बक की, ये CPU के लिए आपके काम करती है। इनका काम होता है आपके CPU को एक्टिव कराने का। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें इनकी जो सेकेंडरी सप्लाईज हैं इन पावर ICs की, तो ये हो सकता है कि आपको 2.8 वोल्ट, 3.4 वोल्ट, 3.2 वोल्ट ऐसे ऐसे ही मिले देखने को। लेकिन इनमें अगर हम एम्पियर यानी कि जो करंट की बात करें तो वो कम ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपका 200 मिली एम्पियर हुआ, 300 मिली एम्पियर ऐसे रहता है इसमें आपका, क्योंकि इनसे कोई इतना लोड तो हमें देना होता नहीं है इन पे, इसलिए इनका एम्पियर कम ही होता है यहाँ पे। अभी देखिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये तो पता होगा कि जो बक कन्वर्टर है वो किस तरीके से आपके एक्टिव होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में लिखिएगा, तो इसके बारे में भी जो है आपको बताएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वोल्टेज LDO2 का सेक्शन है, इसमें वोल्टेजेस कैसे बनती हैं आपकी, कैसे जो है पावर IC को पता चलता है कि कब किस वोल्टेज को जो है उसको एक्टिवेट करना है। इसी चीज़ को जो है हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा कि बहुत सारी आपकी बसेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपका I2C हो गया, SPMI हो गया आपका, ठीक है, SMB हो गया और SPI हो गया। बहुत सारी ये सारी क्या है आपकी बसेस हैं, जो मतलब कम्युनिकेशन के लिए आपके काम में आती हैं, जो आपकी PM और PMI और CPU को जोड़ती है। वो आपकी जो है SPMI बस होती है, ठीक है। अब ये जो SPI बस है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ I2C बस। तो इसमें भी जो है आपको SDA और SCL ही मिलता है आपको देखने को, ठीक है।
अब देखो होता क्या है बेसिकली आपका कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये आपकी एक पावर आईसी है, यहाँ पे आपकी पावर आईसी है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि आपके जो बक कन्वर्टर्स हैं वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें ये जो इसके वोल्टेज LDO2 है आपकी, इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे बक कन्वर्टर की वोल्टेज वापस से इनपुट होती है आपकी, जैसे 1.3 वोल्ट आपका, 2 वोल्ट और आपका VPH, 3 वोल्ट इनमें जो है वापस से इनपुट होती है। अगर देखिए हम यहाँ से बात है, जैसे मान के चलो जो WTR IC है आपके, WTR यहाँ पे आपकी IC है, उसको नीड है यहाँ पे 1 वोल्ट की, ठीक है, 1 वोल्ट की यहाँ पे उसको नीड है। आपने एक चीज़ देखोगे कि ये जो 1 वोल्ट है इसका सोर्स क्या है तो पावर आईसी, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता कि ये अपने आप ही एक्टिव रहे। इसका पर्टिकुलर एक टाइम है एक्टिवेट होने का, यानी कि जब आप कॉल करेंगे तो तभी जो है आईसी जो है आपकी एक्टिव होगी, अदरवाइज जो है मतलब ये 1 वोल्ट आपकी यहाँ पे नहीं बनेगी आपकी। ये ऐसा होता कैसे है, कैसे इस आईसी को यहाँ पे पता चलता है कि कब जो है इस वोल्टेज को यहाँ पे आपका बनाना है। देखिए ये कुछ इस तरीके से करता है आपको पता है कि जो एक आईसी होती है वो जो है आपके लाखों करोड़ों जो है ट्रांजिस्टर मॉसफेट से मिलकर जो है आपकी बनी हुई होती है, इसलिए जो इसको एक सेमीकंडक्टर आईसी बोलते हैं हम। यहाँ पे होता क्या है आपका बेसिकली कि जैसे कि यहाँ पे जो है आपका सीपीयू है, ये आपका जो है सीपीयू हुआ, इसको मास्टर बोलते हैं, इसको जो है हम स्लेव बोलते हैं। ये जो WTR यहाँ पे कनेक्टेड रहती है आपकी इसके साथ, तो ये जो है आपकी I2C बस के द्वारा इसके साथ कनेक्टेड होती है। अब जो ये I2C बस है और ये जो CPU यहाँ पे होता है इसके साथ कनेक्टेड, और यहाँ पे होता है आपका SPMI और साथ में जो है आपका GPIO। GPIO क्या होता है आपका जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर जो है आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन बस होती है आपकी वो सारी इसी के अंदर में रहती है आपकी GPIO के, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 1 वोल्ट तो जो है इस WTR को देना इस PM यानी कि इस पावर आईसी को ही है, ठीक है, लेकिन वो देगा किस तरीके से, इस तरीके को समझिएगा। अब देखो यहाँ पे है आपकी 1 वोल्ट और यहाँ पे है 1.3, तो जो 1 वोल्ट है आपकी ये तो बन जाते हैं 1.3 से। अगर जैसे यहाँ पे इसको 1.8 की जरूरत होती तो ये इससे 2 वोल्ट से बन जाते। अब यहाँ पे देखिए 2 मॉसफेट का यूज किया जाता है आपका, एक तो होता है इसमें आपका प्राइमरी मॉसफेट और एक होता है इसमें आपका सेकेंडरी मॉसफेट। कुछ इस तरीके से। अभी जो 1 वोल्ट है ये इस मॉसफेट के इसके ड्रेन पे दी जाती है आपकी, और जो इस प्राइमरी मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो सेकेंडरी मॉसफेट का ड्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और इसी बीच से जो है ये वोल्टेज को यहाँ से आउट कर दिया जाता है आपका इस WTR के लिए। अब ये जो सेकेंडरी मॉसफेट का जो सोर्स होता है इसको यहाँ से हम ग्राउंड कर देते हैं। अब एक तो देखो ये इसकी गेट की पिन हुई और एक जो है ये इसकी गेट की पिन है यहाँ पे, ये भी गेट की पिन और ये भी जो है आपकी गेट की पिन। अब ये मॉसफेट आपके एक्टिव कब हो सकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे आपने दी 1.3 वोल्ट, ये आपके एक्टिव कब हो सकते हैं यदि जो है इसको गेट पे जो है कुछ PWM सिग्नल मिले तभी जाके 1.3 नीचे आ सकती है आपकी, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं आ सकती है आपकी, क्योंकि अगर जो आपका ये एक N चैनल मॉसफेट है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है आपका कि जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद जो है CPU यहाँ से इस I2C बस के द्वारा इस WTR IC पे इसको डिटेक्ट करने के लिए 1 बिट सेंड करता है आपका। यदि वापस से जो है WTR IC आपको जो है 1 बिट CPU को वापस से सेंड कर दे, इसको जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, तो CPU को ये पता चल जाता है यहाँ से कि WTR यहाँ पे प्रेजेंट है। जब यहाँ पे WTR प्रेजेंट होती है आपकी तो CPU यहाँ से जो है ये जो यहाँ पे इसके 2 गेट हैं इसको जो है इनेबल कर देता है यहाँ से, कि अब वहाँ पे आपकी जो है 1 वोल्ट की ज़रूरत है और ये एक्टिव हो जाते हैं आपके यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है कि मान के चलिए इन वोल्टेज को स्टेबल बनाने के लिए इसमें सेकेंडरी मॉसफेट आपका लगाया जाता है। यदि कोई अननेसेसरी वोल्टेज बनती है तो इसके सोर्स के द्वारा वो आपकी ग्राउंड हो जाती है यहाँ से, ठीक है। अब देखो जो इसमें आपका वोल्टेज LDO2 का पार्ट होता है ना, ये MTK की जो IC है उसमें भी होता है, सैमसंग में भी होता है और क्वालकॉम में, सब में होता है आपका। लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि क्या नेसेसरी है 1 वोल्ट, मतलब फ़ोन को ऑन होने के लिए क्या नेसेसरी है,
बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन को ऑन होने के लिए इसकी जो सीपीयू की मेन सप्लाई है वो नेसेसरी है आपकी। ये तो खैर सेकेंडरी में आ जाती है आपकी, एक बार के लिए सिम ना चले वो एक अलग बात हो गई, लेकिन फ़ोन ऑन तो होना चाहिए ना आपका। अब देखो ये तो मैंने जस्ट आपका WTR का यहाँ पे एग्जांपल दिया। जितनी भी आपकी वोल्टेजेस होती हैं आपकी वोल्टेज LDO 2 की, ये सारी की सारी जो वोल्टेज है ये आपकी सारी इसी प्रोसेस से जो है आपकी यहाँ पे बनती हैं। अब देखो होता बेसिकली इसमें क्या है आपका, यहाँ पे जो ये गेट है इसको दिया जाता है आपका PWM सिग्नल, और ये जो PWM सिग्नल है आपका इसी की हेल्प से जो है आपके यहाँ से वोल्टेज आपके रेगुलेट होते हैं। एक बहुत बार मैं बताता हूँ, ये ड्यूटी साइकिल क्लास में बहुत बार बताया है। इस ड्यूटी साइकिल की जो है हम कम ज़्यादा करके इन वोल्टेज को यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलो सीपीयू ने यहाँ से 1 बिट सेट किया WTR को, वापस से उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो सीपीयू तो ये समझेगा ना कि इसको WTR यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको फिर इन मॉसफेट को क्यों इनेबल कराएगा वो जो एक प्रॉब्लम आप देखते हो कि 1 वोल्ट नहीं आ रही है आपकी, ठीक है ना, WTR पे जो है 1.8 नहीं आ रही है, 1 वोल्ट नहीं आ रही, उसका रीज़न यही होता है आपका। जब वापस से WTR आप लगाओगे तो फिर से वोल्टेज आनी शुरू हो जाती है। अब इनको वोल्टेज को WTR थोड़ी दे तो रही होती है पावर आईसी, तो अगर मान लो इधर जो है वोल्टेज नहीं आ रही तो इसका मतलब ये वो पावर आईसी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बताया ना ये बस का रीज़न यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट का रीज़न, ये इसका रीज़न होता है यहाँ पे। पावर आईसी अपनी जगह सही है, लेकिन WTR का एक्नॉलेजमेंट सीपीयू को नहीं मिला, इस वजह से वो आपकी पावर आईसी एक्टिव नहीं हो पा रही है आपकी। तो जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एक 1 वोल्ट का एग्जांपल दिया। जितनी भी आपकी वोल्टेजेस होती हैं वो सब इसी प्रोसेस से जो है आपकी बनती हैं। अब देखिए ये जो पावर का यहाँ पे पार्ट है ना, पावर सीक्वेंस का, इस मेरी क्लासेस में लगभग आपका ये 7 से 10 दिन का होता है। इसके अंदर जितनी MTK की होती है, क्वालकॉम की होती है, सबको मैं कवर कर देता हूँ इसमें आपको, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है। अगर आपने इसको डिटेल में समझ लिया तो आई डोंट थिंक कि मतलब आपके हाथ से भी कोई ऐसा हैंडसेट रहेगा कि जो वो आपका रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, ये वोल्टेज LDO 2 का किस तरीके से आपकी बनती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप जो इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपको अच्छी लगी वीडियो, ठीक है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आपके लिए और आगे भी बनाएंगे वीडियो, ठीक है ना। और एक पुराना मेथड से ही आपको जो समझाया मैंने आपको, एक जो पहले वीडियोस बनाता था, तो ये भी बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी देखो मैं ये PWM सिग्नल दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं। देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखो ये जो मॉसफेट होते हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं आपके, यानी कि अगर ये जो प्राइमरी मॉसफेट है इसकी स्विचिंग, इसमें जो PWM है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में मिल रहा है, तो ये जो सेकेंडरी मॉसफेट है इसका जो PWM होगा वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में होगा, कुछ इस तरीके से। और ये PWM सिग्नल कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और ये हो जाता है यहाँ पे आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपके, ठीक है। तो PWM सिग्नल कुछ ऐसा होता है आपका। तो एक दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए तो इस वीडियो पे आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और आगे अच्छे भी बनाएंगे वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।